प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम आउटलाइन डिस्कस करने वाले हैं। पूरा आउटलाइन में क्या क्या है, सिलेबस क्या है और उसका एक लेक्चर क्लास मान के चलिए। बस आपको ओरली सुनना है जो जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है। फीचर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिकली इन चैप्टर को आज एक बेसिक ग्राउंड पे हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, एक एक टॉपिक को। उसके अलावा हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। पॉलिनेशन का वीडियो आज आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप में। सेकंड, आप अपने वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी इस फैमिली का हिस्सा बनिए और इस फैमिली को आगे तक लेकर चलिए। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन बाद आपको नया वर्ष मिलेगा तो उसकी भी पहले से शुभकामनाएं, चूंकि कल हम लोग मिलेंगे फिर शाम को, इसलिए उसका वीडियो आपको पहले से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहली टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके पहले ही एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिसमें छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको बहुत सारी चीजें समझा दी गई हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है। उन सब टॉपिक पे चर्चा हम लोग करेंगे। जब डिस्कस करेंगे तो उन सब टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पाया जाता है? पेल्विस रीजन में पाया जाता है, एब्डोमेन कैविटी के आउटर साइड में पाया जाता है, दोनों पैर के बीच में, यानी लेग के मिड सेंटर में। स्क्रोटल सैक होता है, स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस होते हैं। एक स्क्रोटल सैक होता है, दो टेस्टिस होते हैं, दोनों टेस्टिस ओवल स्ट्रक्चर में होते हैं। टेस्टिस का काम होता है कि यहां से आपको जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब उसमें अंदर चलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें जो है अलग अलग सेल पाई जाती हैं, सर्टोली सेल है, जर्म सेल है। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे जब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी आउटर लाइन देख रहे हैं ऐसे ऐसे। फिर कह रहा कुछ जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए हार्मोन्स निकलते हैं जिसे हम लोग एंड्रोजन कहते हैं। ग्रुप ऑफ हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न बहुत फेमस है, टेस्टिस को क्यों जो है एब्डोमेन कैविटी के बाहर रखा गया? तो आप कहेंगे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। क्योंकि ह्यूमन किस में आता है? वार्म ब्लडेड एनिमल में आता है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। इसी कारण से उसे बॉडी से बाहर मतलब एब्डोमेन कैविटी के आउटर साइड में सिचुएट किया गया है, जिससे वो लो टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। तो टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के बाद जो है उसमें टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं और भी चीजें पाई जाती हैं। टेस्टिस का आउटर साइड में आएंगे, एपिडाइडमिस है, वास डिफरेंसिया है, वास डिफरेंसिया है। ऊपर चलेंगे, सेमिनल वेसिकल है, एक ग्लैंड है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड है। तो इन सबके फंक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूरेथ्रा है और उसके बाद पेनिस है। इन सबके फंक्शन को हमें डिस्कस करना है, चूंकि इसका टीएस हमें पढ़ना है, हमारे कोर्स का हिस्सा है। कह रहा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हमें उस देखना है, किसका किसका? टेस्टिस और ओवरी का, यानी दोनों का, टेस्टिस और ओवरी का टीएस और बीएस जो कुछ भी दिया गया है उसे हमें पढ़ना। चूंकि डायग्राम आपके पेपर में हिस्सा है, एमसीक्यू में भी आता है, 1 नंबर्स में भी आते हैं, 2 नंबर्स में भी आते हैं। लेबलिंग करने के लिए या किसी सेल का आइडेंटिफिकेशन पूछने के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जितनी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग, उनके कॉन्सेप्ट, उन डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर दीजिए। आंख बंद करिए तो डायग्राम आपको दिखे। अच्छा, डायग्राम ड्रा नहीं करना होता, ये गुड है। डायग्राम दिया रहता है, उस डायग्राम को देख के उसकी लेबलिंग करना। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट हो जाएंगे। डायग्राम की बार बार रिवीजन करिए। हर चैप्टर से जितने डायग्राम है, 5-6 नंबर का वेटेज है, लेकिन 5-6 नंबर बहुत होते हैं। तो इस परीक्षा की घड़ी में बस डायग्राम और सब गिन चुन करके 15-16 डायग्राम है, तो उस डायग्राम को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। तो कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस एंड ओवरी। तो दोनों का, हमें अभी टेस्टिस की बात कर रहे हैं। टेस्टिस का माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन है, कैसे सेल है, सब कुछ इसको डिस्कस करना है। सेकेंड टॉपिक जो हमारी है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। यह भी पेक्टोरल रीजन में पाया जाता है, सॉरी माफ करिएगा, यह भी पेल्विस रीजन में पाया जाता है। ठीक है, पेल्विस रीजन में आएंगे तो पेल्विस रीजन में जो है हमारे पास क्या पाए जाते हैं? 2 ओवरी होती है, यानी एक पेयर ओवरी होती है। 2 ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, दोनों साइड से ओवरी से निकली होती हैं। ठीक है,
उसके बाद यूट्रस होता है, यूट्रस के बाद सर्विक्स होते हैं, सर्विक्स के बाद वेजाइना होता है। तो ये पूरे पार्ट्स हैं। जो ओवरी है, ओवरी से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूलेशन कहते हैं। वह ओव्यूल जो है किसके द्वारा ले लिया जाता है, फिम्बरी के द्वारा ले लिया जाता है। एम्पुला रीजन पे रखा जाता है जहां पे स्पर्म जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। आगे डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक बनाएंगे वीडियो के साथ साथ, उसको हम लोग डायग्राम के साथ समझने का कोशिश करेंगे तो आसान है। कह रहा है कि इसके दो फ्यूचर होते हैं। पहला फ्यूचर तो ये है कि ये जो है प्रेगनेंसी में चला जाए, और दूसरा फेट इसका ये है कि ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में नष्ट हो जाए। तो अगली टॉपिक भी वहीं से आपको दी गई है। अच्छा, इसके बाद अगली टॉपिक दी गई गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी मेल में स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में ओवा यानी ओजेनेसिस का फॉर्मेशन करना। एक स्पर्म मदर सेल से, या ऐसे कह दो कि जो है एक सर्टोली सेल से कितने स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 स्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि वहीं पे एक प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से कितने, एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं, हम लोग इस चैप्टर को भी उसी तरह से पढ़ने वाले हैं जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स को डिस्कस किया था। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों को अलग अलग, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम को पढ़ा 2 वीडियो में। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। पहले आपको पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग एक वीडियो में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद गैमीटोजेनेसिस, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, मेल और फीमेल के गैमीटोजेनेसिस को, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है। सोमैटिक सेल हमारी मियोसिस करके, मियासिस के बाद सोमैटिक सेल किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो है वो जर्मिनल सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वह जर्मिनल सेल मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। चूंकि फीमेल में ओवम का प्रोसेस होता है, इसलिए उसे ओजेनेसिस के नाम से जानते हैं। बना हुआ स्पर्म और बनी हुई जो ओवम है, उनका दोनों का भविष्य, अगर ये फर्टिलाइजेशन में जाते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। क्या स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, ओजेनेसिस। लेकिन अगर किसी कारण से फीमेल जो है वह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में, यानी वो मेच्योरिटी पे है, लेकिन उस मेच्योरिटी के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थी है, लेकिन उसके बावजूद उसे स्पर्म नहीं मिल रहा है, जरूरी थोड़ी ना कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्पर्म मिल जाए उसे, तो उसे स्पर्म का फॉर्मेशन, उसे स्पर्म नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में उसमें प्रेगनेंसी के चांस तो है नहीं। जब प्रेगनेंसी के चांस नहीं है तो वह ओवम कहां जाएगा, उसका भविष्य कहां है, तो ओवम जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो नष्ट हो जाता है। जिसमें उसके 3 अलग अलग फेज हैं। ग्राफ हर साल पूछा गया है, बुक में एक ग्राफ देखिए एनसीईआरटी में, और जाकर के पेपर देखिए। ग्राफ से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। जो है प्रोजेस्टेरॉन लेवल का पूछा जाएगा, ओवुलेशन पूछा जाता है, उसमें ओवुलेशन कब होता है, और जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब इंक्रीज होता है तब क्या होता है, एलएच का लेवल डिक्रीज होता है तब क्या होता है, कौन सा हार्मोन इसमें फंक्शनल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन पे रिपीट होती है, मेनार्ची क्या है, मेनार्ची क्या होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द लाइफ, और मेनोपॉज क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द लाइफ। ठीक, तो ये पूरी घटना को हम लोग एक टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। हमारे टॉपिक का एक हिस्सा है। इसके बाद मान लीजिए सेकंड फेट पे चर्चा करते हैं। सेकंड फेट क्या है भाई, ये जो है क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में जाएंगे। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन किस साइट पे होता है, 98 का क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, एम्पुला रीजन। एम्पुला कहां पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब का कार्नर का हिस्सा है, जिसे हम लोग ओविडक्ट का कार्नर का हिस्सा, फैलोपियन ट्यूब के कार्नर का हिस्सा, या एम्पुला रीजन डायरेक्ट लिख देंगे तब भी हमारा आंसर सही होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का हिस्सा होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट क्लीवेज होगा, 2 सेल स्टेज आएगी। सेकंड क्लीवेज होगा, 3 सेल स्टेज। थर्ड क्लीवेज होगा, 4 सेल स्टेज, 5 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8, 16, 32 सेल स्टेज आती जाएंगी। ब्लास्टुला, ब्लास्ट मारुला, ऐसी स्टेज आती जाएंगी, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता चला जाएगा। जब ये एम्ब्रियो डेवलप होने लगेगा तो इससे कहीं ना कहीं बॉडी में साइट चाहिए जहां पे ये डेवलप होने के लिए बैठ सके, रह सके। उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। बच्चे का यूट्रस में सिचुएट होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, यूट्रस में रहता है, बोम कहते हैं, कोख कहते हैं, उसमें बच्चा डेवलप होता है। माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन बनता है जिसे प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। यह प्लेसेंटा आपका डायग्राम हर बार पूछा जाता है, जिसमें क्रोनिक बिलाई है, ठीक है, उसके बाद उसमें प्लेसेंटल रीजन है, एम्ब्रियो वाला हिस्सा है। वो पूरा डायग्राम आप देखिए, आपके बुक में बना होगा, ऐसे कुछ एक डायग्राम बना है,
ऐसे इसमें ये बच्चा है और इस बच्चे का ऐसे अटैचमेंट दिखाया गया है। तो ये जो अटैचमेंट वाला हिस्सा, ये वीडियो ये आपका वीडियो कह रहे हैं, ये जो आपका पेपर में आने वाला प्रश्न है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसकी पूरी लेबलिंग, डायग्राम दिया रहेगा, लेबलिंग याद कर लीजिए, 6-7 लेबलिंग जो है पूरी तरह से रट लीजिए। आपका 2 नंबर का प्रश्न 100% फिक्स मान चलिए 2025 में प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इस प्रश्न को आप नोट करके रख लीजिए। आगे कह रहा है कि इसके बाद प्रेगनेंसी का जो है, प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो लाइफ टाइम है, यानी जाइगोट फॉर्मेशन से लेकर के और पार्चुएशन के बीच का जो गैप होता है, उस गैप को प्रेगनेंसी कहा जाता है। यह गैप कितने दिनों में मेंटेन हो, तो मनुष्य में इसका गैप का पीरियड कितना है, 270 से लेकर के 280 दिन, यानी 272 टू 80 डेज जो है गेस्टेशन पीरियड होता है। एक्चुअली में इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल टर्म क्या है, गेस्टेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट मंथ में बच्चे के बॉडी में कुछ डेवलपमेंट, सेकंड मंथ में कुछ डेवलपमेंट, थर्ड मंथ में कुछ डेवलपमेंट, सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत से डेवलपमेंट, और उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की मेच्योरिटी तक का डेवलपमेंट होता है। और 272 टू 80 डेज में बच्चा जो होता है मां से अलग हो जाता है। उस घटना को पार्चुएशन कहते हैं, यानी बच्चे का पैदा होना। पार्चुएशन के बाद क्या होता है, बच्चा मार्क से जो है अलग हो जाता है। इन दोनों टॉपिक को, जो पिछली टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, इसकी हमें एलिमेंट्री आइडिया चाहिए, यानी बहुत डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडिया पढ़नी है, जनरल फीचर पढ़ने हैं, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना कि कब कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। जब गैमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे, चाहे वो मेडिकल में चाहे आपकी लाइफ साइंस में। लेकिन अभी हमें जनरल आइडिया पढ़नी है, तो जनरल आइडिया में बस इतना पढ़ना है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बच्चा कितने दिन तक रहता है, कौन कौन सी मेम्ब्रेन, एंडोमेट्रियम का क्या काम है, मायोमेट्रियम का क्या काम है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो क्रोनिक विलाई है उसका क्या फंक्शन है, प्लेसेंटा का क्या काम है, रिस्पायरेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे, रिस्पायरेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है बच्चे को, एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लेसेंटा उसमें कितना रोल करता है गैसेस एक्सचेंज में। तो हमें जनरल एलिमेंट्री आइडिया पढ़नी, ना कि इसे हमें बहुत डिटेल हमें डिस्कस करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमें जो है पार्चुएशन का भी बहुत नॉर्मल, बस वही कनेक्शन का अलग होना ही हमें बता देना। पार्चुएशन माँ और बच्चे का अलग हो जाना क्या कहलाता है, पार्चुएशन कहलाता है। बहुत डिटेल नहीं कि पार्चुएशन के टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे बदलती हैं, कैसे बच्चा पैदा होता है, ये सब चीजें नहीं है। बस सीधे सीधे इतना बताना है, बच्चे का माँ से अलग हो जाना पार्चुएशन कहलाता है। हालांकि अगर इसको डिटेल में ले चलेंगे तो बहुत सारी टॉपिक इसमें बनती हैं, लेकिन वो टॉपिक हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं। आगे बढ़िए। जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चे क्या चाहिए, लैक्टेशन, बच्चे को दूध चाहिए, माँ का दूध, स्तनपान माँ कराती है, उसके मेमोरी ग्लैंड में माँ के दूध का डेवलपमेंट होने लगता है और उसे दूध को बच्चे को नरिशमेंट के तौर पे दिया जाता है। यह मिल्क बच्चा जब पाता है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडी पाई जाती है IgA टाइप की, और इस एंटीबॉडी से बच्चे का डेवलपमेंट बेहतरीन होता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए माँ के दूध को लैक्टेशन का जो है डॉक्टर नेसेसरी बताते हैं, बहुत जरूरी बच्चे को आप पिलाइए। तो ये इतनी टॉपिक हमारी है। इसमें कुछ हार्मोन है, एंड्रोजन है जो मेल के द्वारा निकलते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं पे फीमेल में जो है प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता है, रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी FSH LH के बारे में पढ़ेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हो, मतलब जितनी भी टॉपिक और अंदर है, जैसे में इसमें हमने छोड़ दिया मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट वगैरह, तो उन सब टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। कहने का अर्थ ये है कि हमने पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था, एक आउटलाइन हमने बता दिया कि ये चीजें हमें पढ़नी है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हमारी फर्स्ट टॉपिक कल आपको मिल जाएगी नए साल में, और उस टॉपिक का नाम होगा क्या बताइए, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसमें हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम लोग टेस्टिस को पढ़ने वाले हैं, टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस के बाद जो है जैसे टेस्टिस की शेप साइज, स्क्रोटम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेस्टिस की शेप साइज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें मेल एसेसरी डक्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से एसेसरी डक्ट, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, इनके बारे में पढ़ेंगे, एपिडाइडमिस है, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले वहां पे एसेसरी ग्लैंड, जिसमें सेमिनल वेसिकल को पढ़ने वाले हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को पढ़ने वाले, बल्बी यूरेथ्रल ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं, एक्सटेर्नल जेनेटिलिया में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, पेनिस को पढ़ने वाले हैं, फोरस्किन को पढ़ने वाले हैं।
तो इतना हमें पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है पढ़ने वाले हार्मोन्स का क्या रोल होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसे होता है, रोल ऑफ द हार्मोन, ये पढ़ने वाले हैं। कहने का अर्थ है चैप्टर बहुत आसान है और इस चैप्टर को थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लेंगे तो 5 से 7 नंबर का वेटेज लेके जाता है चैप्टर। ठीक, तो ये 5-7 नंबर का वेटेज का भी हमारा काम करेगा और नंबर भी हमें अच्छा मिल जाएगा और आसान है, आसानी से समझ सकते हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये बहुत पसंद आने वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं और पॉलिनेशन का वीडियो भी आज आपको मिल जाएगा जो हम PYQ से कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है वीडियो आपको, आप जरूर देखिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।